उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। देहरादून से खबर है, जहां पर धौलास जमीन मामले में सीएम धामी की सख्ती के बाद में जमीन निरीक्षण के लिए प्रशासन की टीम पहुंची और निरीक्षण किया गया। प्रशासन की टीम में एडीएम और एसडीएम के साथ में पटवारी और पुलिस के साथ में वन विभाग की टीम भी मौजूद रही। टीम ने पूरी जमीन की पैमाइश की है और लाल झंडे लगाए गए हैं। वहीं मौके पर कई प्लॉट होल्डर भी पहुंचे और टीम के सामने अपनी बात रखी। प्लॉट होल्डर्स ने बताया कि यहां पर तकरीबन 165 लोगों ने जमीन खरीदी है, जो सभी हिंदू हैं और यहां पर एक महादेव रेजिडेंसी कॉलोनी बसाने की तैयारी थी। लगातार हो रही कार्रवाई से अब जमीन खरीदारों को डर सता रहा है कि उनकी जमीन उनके हाथ से ना निकल जाए। वहीं प्रशासन की टीम का कहना है कि ट्रस्ट को शैक्षणिक उद्देश्य से जमीन मिली थी और अब शर्तों के पालन की जांच होगी। ये जमीन ट्रस्ट को आवंटित हुई थी, तो उसी के संबंध में ये जांच पड़ताल है कि जो ट्रस्ट को जिन शर्तों और जिन उद्देश्यों के लिए जमीन दी गई थी, क्या उनकी जो है उनका पालन किया गया और ग्राउंड पे उसका स्टेटस क्या है। तो उसी आधार पे हमारी पूरी तहसील की टीम है, तहसीलदार, एसडीएम साहब, हमारे सभी लोग हैं, पुलिस है, कि इसकी पैमाइश कर रही है कि वास्तव में जो जमीन थी ग्राउंड पे कितनी है और उसकी क्या स्थिति है। उसके बाद जो इसमें तथ्य सामने आएंगे जमींदारी एक्ट के तहत उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा भी यहाँ पे एक छोटा प्लॉट है, तो फिर मैं यहाँ पे आया तो मेरे को पता लगा कि ये कोई टाइटल के स्टेज पे आके कोई प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैंने जब ये हमारा भी छोटा सा प्लॉट है और हम ये चाह रहे हैं कि हमारी भी सरकार हमारी भी सुनवाई करे। थोड़ा सा यह कि जितने भी यहाँ हिंदू लोगों ने प्लॉट ले रखे हैं, तो ये देख के अपना देखभाल करके पेपरों की जांच करके उसी हिसाब से सरकार भी डिसीजन ले। पूरे 165 लोग हैं जिन्होंने प्लॉट ले रखे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी भी थोड़ी सी सुनवाई होनी चाहिए। वहीं धौलास जमीन मामले पर सीएम धामी ने एक बार फिर से कहा है कि धौलास जमीन मामले में कांग्रेस की मंशा साफ हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में जमीन दी गई थी, इसके पीछे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मंशा थी और ये उत्तराखंड के डेमोग्राफिक चेंज का षड्यंत्र है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन को मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और सभी पहलुओं की जांच के बाद में जमीन को अपने कब्जे में लेने को कहा गया है। ये कहीं न कहीं ये मनसा उस समय जमीन देने की, और जिस सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में उस समय ये जमीन दी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो डेमोग्राफी की बात हम बार बार करते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात बार बार आती है, वो इसीलिए आती है कि जो है इनकी मनसा कुछ और थी। अब वो सारा मामला सामने आ गया है। हमने कहा है कि इसकी बिल्कुल जांच करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। सारे प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि ये जमीन यदि कहीं पर भी थोड़ी सी भी कानून सम्मत नहीं किया गया तो उसको राज्य सरकार में उसको जो है निहित कर दिया जाएगा। देहरादून से खबर है, जहां पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान से लगी 100 बीघा जमीन पर अतिक्रमण का आरोप है। वक्फ बोर्ड ने आजाद नगर कॉलोनी के 154 लोगों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस भेजा है। जल्दी जमीन को खाली करने का निर्देश दिया था। साथ ही कहा गया है कि यदि जमीन खाली नहीं हो जाती तो प्रशासन की मदद से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और कैबिनेट ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का अलग से गठन करने का जो फैसला है उस पर मोहर लगा दी है। इसके साथ ही फोर्स के लिए कैबिनेट ने 22 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। वहीं वन विभाग में न्यूनतम वेतनमान से वंचित 579 दैनिक श्रमिकों को भी अब न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपए देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना के तहत मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना को भी वित्त वर्ष 2025-26 तक की जारी रखने के फैसले पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। द्वारा ये सहमति दी गई है कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के 22 पद इसमें सृजित किए जाएं। हमारे प्रदेश में एक मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य और उन्नयन योजना भी शुरू की गई थी। हमारी जो पीएमएफएमई है उसमें 35% सब्सिडी मिलती थी और अधिकतम 10 लाख रुपए तक, और मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में 25% तक सब्सिडी मिलती थी 5 लाख रुपए तक। तो आज ये निर्णय लिया गया है कि जब तक ये पीएमएफएमई की योजना है 2025-26 तक, तब तक सीएमएफएमई की योजना को भी जारी रखा जाए।
देहरादून का गुंजन हत्याकांड का मामला अभी थमा भी नहीं था कि तिब्बती मार्केट में गैस एजेंसी संचालक अर्जुन शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अर्जुन को कई बार धमकी मिल चुकी थी, जिसकी शिकायत पुलिस से की जा चुकी थी, लेकिन पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। देहरादून की तिब्बती मार्केट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूटी सवार दो बदमाशों ने दिन दहाड़े अर्जुन शर्मा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अर्जुन जीएमएस रोड पर गैस एजेंसी चलाते थे और हर रोज की तरह परेड ग्राउंड के बहुउद्देशीय हॉल में लॉन टेनिस खेलने पहुंचे थे। खेल खत्म करने के बाद जैसे ही वो फ्रूट की ठेली से फल लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, तभी दो बदमाश पीछे से आए और गोलियां चला दी, जिससे अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई। बदमाश वारदात के बाद स्कूटी से फरार हो गए। इस सनसनीखेज हत्या के पीछे परिजन सीधे सीधे प्रॉपर्टी विवाद और पैसों के लेन देन को वजह बता रहे हैं। परिजनों का दावा है कि अर्जुन शर्मा को लगातार धमकियां मिल रही थी, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस से की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट भी हो रखी है बसंत विहार थाने में भी, क्योंकि उससे पैसे लेने थे इनको विनोद उनियाल से। अच्छा, तो जो पैसे देने की बात ये आती है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। कितना पैसा था? लगभग 40 से 42 करोड़ के बीच। वो देना नहीं चाहता था इनका पैसा, विनोद उनियाल। उधर पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। आईजी गढ़वाल ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अर्जुन शर्मा नामक एक व्यक्ति थे जिनको यहाँ पर अज्ञात हमलावरों ने उन पे हमला किया और उनको गोली लगी। इनको हमारी एफएसएल की टीम्स भी यहाँ पे विजिट करके चली गई हैं। हमने जितने भी एविडेंसेस हैं उसको हमने पिकअप कर लिया है और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हम इस घटना का हम खुलासा करेंगे। राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े मार्केट में हत्याकांड से एक बार फिर से पुलिस के क्राइम कंट्रोल के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून में युवक को दिन दहाड़े गोली मारने के मामले पर कांग्रेस ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए, जबकि बीजेपी सख्त एक्शन की बात कह रही है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई और नशे के व्यापारियों को प्रश्रय दे रहे हैं, अवैध खनन को प्रश्रय दे रहे हैं। बड़ा चिंताजनक सिनेरियो है कानून व्यवस्था का। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पुलिस को आपने पुलिस के काम के कन्हैया लाल जैसी घटना होती है राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार होती है, क्योंकि उनको शय मिलती है। लेकिन उत्तराखंड में भी कानून की व्यवस्था पहले से मैं कहूँगी कि बेहतर है, लेकिन ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, इनको रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो अपराधी है, ना वो निडर है, ना वो खुलेआम घूम सकता है। मैं आपको कहूँगी कि उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। हल्द्वानी से एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां पर रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर की असंवेदनशीलता देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से नैनीताल आ रही रोडवेज बस में पंकज पांडे नाम का एक युवक सवार हुआ था, लेकिन रास्ते में ही इसे जहर खुरानी गिरोह ने निशाना बना लिया। नशे की हालत में पंकज से न सिर्फ मोबाइल और कैश छीना गया, बल्कि 1 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करवा लिया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब बस हल्द्वानी से नैनीताल के लिए बढ़ी और तभी काठगोदाम पर रोडवेज ड्राइवर ने बस रोकी और किसी ने पंकज को बस से नीचे धक्का दे दिया, जिससे बेहोश पंकज नीचे गिर गया। इसी बेहोशी की हालत में उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वह खड़ा नहीं हो सका। मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और पंकज को अस्पताल में भर्ती किया गया। जांच के दौरान पता लगा कि पंकज को रोडवेज बस से नीचे धक्का दिया गया था, जिससे रोडवेज ड्राइवर और कंडक्टर का काला चेहरा बेनकाब हुआ। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और रुड़की के ढंढेरा में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दोनों पैर कटने की जानकारी मिली है। गंभीर रूप से वायरल युवक को इलाज के लिए लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि युवक ढंढेरा रेलवे फाटक पार कर रहा था, तभी ये हादसा हो गया और पूरी की पूरी ट्रेन युवक के ऊपर से गुजरती हुई चली गई। रुद्रप्रयाग में दिन में भी गुलदार दिखाई दे रहे हैं। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के सुखर्क मार्ग पर गुलदार चहलकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन के समय में भी गुलदार के दिखने से लोगों का रोड से गुजरना काफी मुश्किल हो गया है और लोग इस समय दहशत में जी रहे हैं।
हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके में जंगली हाथियों के घुसने के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं मामले और बढ़ोतरी हो रही है। कल रात भी रिहायशी इलाकों में 2 हाथी चहलकदमी करते हुए देखे गए, जिसकी सूचना पर पहुंची वनकर्मी हाथियों को भगाने में जुट रहे थे। तभी पीछे से आ रहा स्कूटी सवार हाथी देखकर इतना हड़बड़ा गया कि उसकी स्कूटी बेकाबू हो गई और बिजली के पोल में टकरा गई, जिसकी वजह से उसको हल्की चोट आ गई है। तो देखा जा रहा है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा हाथियों के पीछे स्कूटी दौड़ाने का, बाइक्स दौड़ाने का और रास्तों में आकर अवरोध उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा है। तो ये भारतीय वन्यजीव अधिनियम जो है उसके अंतर्गत ये एक अपराध है। बागेश्वर के काफलीगैर में संदिग्ध हालत में महिला की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई है। वहीं लोगों का कहना है कि जंगल में घास लेने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ने से खाई में गिर गई और महिला की मौत हो गई है। वहीं वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद में मौत की वजह का पता चल सकेगा, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्यक्षदर्शी है वहाँ पर विमला देवी, उसके अनुसार बाघ ने, तेंदुए ने तारा देवी के ऊपर झटका मारा, जिससे क्या हुआ कि उसका जो बैलेंस था वो बिगड़ा और वो अपने को बचाने के चक्कर में नीचे सीधे लगभग 50 से 60 मीटर खाई में नीचे गिर के। जो घटना हुई है वो दिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुई है, क्योंकि अल्मोड़ा फॉरेस्ट डिवीजन में आता है। अभी तक हमारी जानकारी में यही आया है कि महिला की गिरकर मृत्यु हुई है, जिसमें शायद लोगों का ये भी बयान है कि गुलदार को देखकर महिला घबरा गई थी, जिसकी वजह से वो गहरी खाई में गिर गई। तो गिरने का कारण क्या है वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा कांड में 3 आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं पूरे कांड के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के जमानत पर फैसला कोर्ट अगले हफ्ते करेगा। अब तक हाई कोर्ट से करीब 85 आरोपियों को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा हुई थी। इस दौरान अधिकारियों पर पत्थर बरसे थे, तो वहीं आगजनी में भी कोतवाली समेत स्थानों पर आग लगा दी गई थी। एक्यूज्ड मोकिन सैफी की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी बेल जो है मंजूर कर ली है और शेष जो अभियुक्त अब्दुल मलिक हैं उनकी बेल की सुनवाई की तारीख उन्होंने नेक्स्ट वीक अगले वेडनेसडे को सुनवाई के लिए फिक्स करी है। गुरुवार को देश भर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल है। राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के विरोध में कर्मचारियों की एक दिन में हड़ताल रहेगी। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने हड़ताल का आह्वान किया। देश भर में करीब 27 लाख इंजीनियर्स और कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। फेडरेशन ने आरोप लगाया है कि निजीकरण से आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। कांग्रेस से ताबड़तोड़ नेताओं को शामिल कर बीजेपी ने अपना परिवार तो बड़ा कर लिया है, लेकिन अब यही बड़ा हुआ कुनबा सिरदर्द बनता जा रहा है। कई सीटों पर टिकट से पहले ही बीजेपी में अंदरूनी घमासान छिड़ा हुआ दिखा। सबसे ताजा मामला पुरोला सीट का है, जहां पर मौजूदा और पूर्व विधायक आमने सामने आ गए हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात यह है, मैं इस बात से खुश हूं कि वो लोग दोनों तीनों जो भी लोग थे वो एक हो गए। तो इसका मतलब सांप सपेरे जब एक हो जाते हैं, नेवला और सांप एक हो जाता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व है वो सही काम कर रहा है। तो यही कारण है कि लोग भाई धुआं वहीं उठेगा जहां आग लगेगी, तो डेफिनेटली बात है काम चल रहा है। ये है पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल, और जिसे वो सांप और नेवले की संज्ञा दे रहे हैं वो पुरोला सीट से ही बीजेपी के पूर्व विधायक मालचंद और राजकुमार हैं। मालचंद 2022 में कांग्रेस की टिकट पर दुर्गेश्वर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। बाद में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 से 22 के बीच बीजेपी से विधायक रहे राजकुमार ने 2022 में पार्टी के कहने पर दुर्गेश्वर लाल के लिए सीट छोड़ी थी, लेकिन इस बार इस सीट पर तीनों ही दावेदार हैं। पुरोला सीट पर यह अंतर्कलह का एक नमूना भर है। टिहरी समेत गढ़वाल और कुमाऊं में कई सीटों पर बीजेपी में इसी तरह का घमासान मचा हुआ है। ये काम मेरा देखने का नहीं है। ये जो लोग पार्टी में आए
जो लोग पार्टी में आए, मैंने तो किसी का विरोध किया नहीं। मैंने विरोध किया क्या किसी का कि आप क्यों इसमें पार्टी में क्यों ले रहे हैं? मैंने कोई विरोध किया नहीं। ये पार्टी का दृष्टिकोण होता है कि किससे क्या काम लेना है, और पार्टी जो निर्णय लेती है मेरे विचार से सबको उसको स्वीकार करना चाहिए। ये उधर बीजेपी नेताओं की इस बयानबाजी पर चुटकी ले रही कांग्रेस का कहना है कि ये तो देर सबेर होना ही था। पार्टी पक्ष में माहौल बनाने के लिए बीजेपी ने ऐसी जोड़ तोड़ की कि लोक लाज भी छोड़ दी। अब इन्हीं सीटों पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। पर भारतीय जनता पार्टी की सोच से ये करीब करीब ये तय है, निश्चित है कि एक ही सीट पर अनेक लोगों को शामिल करने के बाद जिन बाकी के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वो निश्चित रूप में अपने को ठगा हुआ महसूस करेंगे। और ये होना ही था, क्योंकि मतलब उनको ये लगा कि बस हम ये माहौल पैदा करें कि सब बीजेपी में आ गए, सब बीजेपी में आ गए। भीमताल, द्वाराहाट, डीडीहाट, गदरपुर, काशीपुर, अल्मोड़ा, बाजपुर, कालाडुंगी, रामनगर, लालकुआं, उत्तरकाशी, केदारनाथ जैसी सीटें हैं जहां पार्टी नेताओं में आपस में ही खींचतान मची है। बीजेपी के लिए चुनौती अब विपक्ष से ज्यादा अपने ही कुनबे को साधने की है। पुरोला जैसे विवाद अगर बढ़ते गए तो चुनावी रण में पार्टी को अंदरूनी कलह भारी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार के कनखल में 4 दिन पहले हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मृतक के दोस्त ने ही हत्या की थी। बहन पर आपत्तिजनक टिप्पणी से गुस्से में था आरोपी। हल्द्वानी में पुलिस ने राह चलती महिलाओं से चेन स्नेचिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। इसने रामनगर और हल्द्वानी में स्नेचिंग की 3 घटनाओं को अंजाम दिया था। पौड़ी गढ़वाल में सगे भाई पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद किया गया। हरिद्वार के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्रों ने धरना दिया है। कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं कमी से छात्र नाराज हैं। नैनीताल में जिले भर के वकीलों ने प्रदर्शन किया। वकीलों ने राज्य से कोर्ट में चल रही अनियमितताओं का विरोध करते हुए कार्य बहिष्कार किया। हरिद्वार कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने प्रेस क्लब में आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई, जिसमें उन्होंने कुंभ मेले के लिए किए जा रहे तमाम कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में एनएच विभाग की लापरवाही आई सामने। बीच सड़क गड्ढा खोदकर खुला छोड़ दिया गया, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। अल्मोड़ा के भैंसवाड़ा फार्म में बन रही गौशाला का डीएम ने निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है। यक्षवती नदी को फिर से जिंदा करने का ऐलान किया गया। उत्तरकाशी के बड़कोट में हिल ग्रीन इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। बच्चों को कानून से संबंधित जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सेंट्रियो मॉल में गौ संरक्षण पर आधारित फिल्म गोदान देखी। उन्होंने फिल्म को भारतीय संस्कृति, ग्रामीण जीवन और साथ ही गौ संवर्धन से जुड़ा प्रेरणादायी प्रयास बताया। सीएम ने कहा कि गाय आस्था के साथ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण की आधारशिला है। राज्य सरकार ने फिल्म को उत्तराखंड में टैक्स फ्री किया है ताकि गौ संरक्षण का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचे। सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश में गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण, निराश्रित गोवंश संरक्षण और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री धामी के साथ में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, रेखा आर्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी फिल्म देखने के लिए पहुंचे। एवं बालिका विज्ञान दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने बेटियों के लिए 1 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 20 मेधावी छात्राओं को कुल 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप और प्रशस्ति पत्र भेंट किए। इस सम्मान का उद्देश्य उन बेटियों के हौसले को पंख देना है जो विज्ञान की दुनिया में अपना भविष्य संवारना चाहती हैं। 50,000 रुपया कि भारत की बेटियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित के क्षेत्रों में न केवल आगे बढ़ रही हैं, बल्कि आने वाले समय में
नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। अब आवश्यकता है कि हम इन बेटियों को अच्छे संसाधन दें, अच्छे अवसर दें और विश्वास देकर। जी, अभी जो हमें अवार्ड दिया गया है वो शी फर्स्ट टाइम प्रोग्राम के वजह से दिया गया है। शी फर्स्ट टाइम प्रोग्राम जो है करियर गाइडेंस देता है उत्तराखंड की गर्ल्स के लिए, और ये जो है बहुत अच्छा मोटिवेटिंग प्रोग्राम है गर्ल्स के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की गर्ल्स को इतना आइडिया नहीं रहता है कि हमें बीएससी करने के बाद क्या चीज़ करनी है, क्या करियर चूज करना है। तो ये सारी चीज़ें देख करके शी फर्स्ट टाइम प्रोग्राम ने जो है हमें बहुत मोटिवेट किया है। भारतीय संस्कृति और गंगा के प्रति आस्था विदेशों में कितनी है, इसका नजारा ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के गंगा घाट पर नजर आया, जहां गंगा आरती के बाद में गंगा के जल से आचमन करते भारतीय युवक को देखकर एक विदेशी पर्यटक भी उसी तरह से मां गंगा की पूजा के बाद में गंगा जल से आचमन करके आशीर्वाद लेता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि घाट पर खड़ा विदेशी पर्यटक पहले एक भारतीय युवक को मां गंगा की पूजा करते हुए चुपचाप देख रहा है और फिर उससे सीखकर मां गंगा का आशीर्वाद लेता हुआ दिखाई दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी पसंद किया। ओली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप की तैयारी तेज हो गई है। 13 फरवरी को स्कीइंग चैंपियनशिप का भव्य आयोजन होगा। वहीं स्कीइंग चैंपियनशिप के लिए दूसरे राज्यों से खिलाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ओली के बर्फीले ढलान एक बार फिर रोमांच के लिए तैयार हैं। 13 फरवरी से यहां नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल का भव्य आयोजन होने जा रहा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम, पर्यटन विभाग और विंटर गेम संगठन इसे संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। तैयारियां अपने जोर शोर से चली हुई हैं। लगभग 17 टीमें जिन्हें हमने निमंत्रण भेजा था वो कुछ रास्ते में हैं और कुछ पहुंच चुकी हैं। सारे खिलाड़ी बड़े जोश से भरे हुए हैं क्योंकि बड़े टाइम बाद ये नेशनल खेल होने जा रहे हैं। कार्निवल और नेशनल के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। यहाँ पर हमारा एक रेस स्लोप है जो कि फिश अप्रूव्ड है, तो इस स्लोप को हमने सलालम और जाइंट सलालम के लिए पूरी तरह से हमने तैयार कर चुका है, क्योंकि बर्फ कम होने की वजह से इस बार थोड़ा हम शॉर्ट में कर रहे हैं। इस चैंपियनशिप में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और भारतीय सेना समेत कुल 17 टीमों को आमंत्रित किया गया है। खास तौर पर आईटीबीपी की टीम भी इस प्रतियोगिता में पूरे दमखम के साथ उतर रही है। इसके पहले खेलो इंडिया लास्ट ईयर में मैं गोल्ड मेडल जीता स्की माउंटेनियरिंग में और एक सिल्वर मेडल जीता इन स्प्रिंट रेस। ओली मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और जो स्लोप का ओवरऑल ग्रेडियंट है और जो टेक्निकलिटी है वो तो बढ़िया है। स्की माउंटेनियरिंग के लिए तो मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ, तो उसके लिए परफेक्ट है क्योंकि उतना स्टीप ग्रेडियंट है। कम बर्फ को देखते हुए विंटर गेम संगठन ने रणनीति बदलाव किए हैं। मुख्य आयोजन को 8 नंबर टावर के ऊपरी हिस्से में शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ के रेस स्लोप को अंतर्राष्ट्रीय संस्था फिश से मान्यता दी गई है। न्यूज 18 के लिए ओली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।